जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान कुछ 100 या 1000 साल पर ही जाता है ना? पर असल कहानी वो तो लाखों साल पुरानी है। ये एक ऐसी दास्तां है जिसके सबूत किसी किताब में नहीं बल्कि पुराने पत्थरों और हमारे अपने डीएनए में छिपे हैं। तो चलिए आज इसी अनकही कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो सवाल यह है कि जब लिखने पढ़ने का कोई तरीका ही नहीं था तो उस दौर का इतिहास भला कैसे जाना जाए? इसका जवाब छिपा है उन सुरागों में जो हमारे पूर्वज पीछे छोड़ गए। आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट वो पत्थरों, पुरानी हड्डियों और अब तो हमारी डीएनए को भी पढ़कर भारत के सबसे पहले बाशिंदों की कहानी दुनिया के सामने ला रहे हैं। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके टाइम स्केल को समझना बहुत जरूरी होता है। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। लोअर पैलियोलिथिक मतलब 25 लाख साल पहले। हमारा जो पूरा लिखा हुआ इतिहास है ना, वो इस लंबी लाइन पर बस एक छोटी सी बिंदी जैसा है। सोचिए, लाखों सालों तक हमारे पूर्वज एक ऐसी दुनिया में रह रहे थे जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सुराग हमें कहां से मिलते हैं? पत्थरों से। हमारे पूर्वजों ने जो पत्थर के औजार पीछे छोड़े वो महज पत्थर के टुकड़े नहीं हैं। नहीं, वो उस जमाने की टेक्नोलॉजी हैं, उनकी सोच और उनके जीने के तरीके का जीता जागता सबूत हैं। और ये सबूत कितने पुराने हैं इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 15 लाख साल। जी हां, तमिलनाडु के अतिरंपक्कम में जो औजार मिले हैं वो करीब करीब 1.5 मिलियन साल पुराने हैं। इस एक खोज ने पूरी कहानी ही बदल दी। पहले हम सोचते थे कि भारत में इंसानी बसावट काफी बाद में हुई होगी, पर इस खोज ने तो जैसे इतिहास की किताबों को ही दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। हमारी कहानी हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा, कहीं गहरी है। तो ये जो एशुलियन हैंडएक्स है, ये आखिर था क्या? आप इसे उस दौर का स्विस आर्मी नाइफ समझ सकते हैं। मतलब एक ही टूल जिससे खुदाई भी हो रही है, कटाई भी हो रही है और शायद बचाव भी। और इसे बनाने वाले कौन थे? होमो इरेक्टस, हमारे सबसे पुराने पूर्वजों में से एक। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने इस एक टेक्नोलॉजी पर लाखों साल तक काम किया, उसे बेहतर बनाया। आप देखिए टेक्नोलॉजी कैसे बदलती है, ये असली कहानी है। एक तरफ वो भारी भरकम मल्टीपर्पज हैंडएक्स और दूसरी तरफ हजारों साल बाद ये छोटे छोटे नुकीले पत्थर के टुकड़े जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव था। अब औजार छोटे थे, हल्के थे और किसी एक खास काम के लिए बने थे। इन्हीं छोटे ब्लेड्स को लकड़ी या हड्डी में लगाकर भाले और तीर बनाए जाने लगे। शिकार अब कहीं ज्यादा असरदार हो गया था। लाखों साल तक इंसान एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा, शिकार करता रहा। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये एक क्रांति थी। इंसानों ने एक जगह टिक कर रहना और खेती करना सीख लिया। और इस क्रांति का सबसे पहला, सबसे जबरदस्त उदाहरण हमें मिलता है मेहरगढ़ में, करीब 9000 साल पहले। सोचिए, यहां के लोगों ने जौ और गेहूं उगाना शुरू कर दिया, जानवरों को पालतू बनाया और तो और दुनिया में सबसे पहले कपास के बीज भी यहीं मिले। ये सिर्फ खेती की शुरुआत नहीं थी, ये एक ऑर्गेनाइज समाज की, एक सिविलाइजेशन की नींव थी। मिट्टी की ईंटों से बने घर, एक पूरी प्लानिंग के साथ। तो समझने वाली बात यह है कि मेहरगढ़ सिर्फ एक गांव नहीं था, वो एक आइडिया था, एक नए युग का ऐलान था। पहली बार इंसान सिर्फ कुदरत पर निर्भर नहीं था, बल्कि वो कुदरत को अपने हिसाब से ढाल रहा था। ये एक बहुत बहुत बड़ा सोशल और इकोनॉमिक बदलाव था। लेकिन इंसान की कहानी सिर्फ पेट भरने और औजार बनाने तक ही तो सीमित नहीं है ना? इंसान की कहानी है कला की, कल्चर की और उसके विश्वासों की। और इसकी गूंज हमें सुनाई देती है गुफा की दीवारों पर। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की ये गुफाएं, ये किसी आर्ट गैलरी से कम नहीं है, हमारे पूर्वजों की आर्ट गैलरी। इन दीवारों पर हजारों सालों की कहानियां पेंट की गई हैं। ये सिर्फ शिकार की तस्वीरें नहीं हैं, ये उस जमाने की जिंदगी का एक झरोखा है। उनका समाज कैसा था, वो क्या सोचते थे, शायद किससे डरते थे, सब कुछ इन तस्वीरों में है। ये वो इतिहास है जो स्याही से नहीं, रंगों से लिखा गया है। और हां, इन पेंटिंग्स में जानवर बार बार आते हैं, बाइसन, हाथी, हिरण। इससे पता चलता है कि जानवरों की उनकी जिंदगी में कितनी अहमियत थी। ये सिर्फ खाने का रिकॉर्ड नहीं है, ये बताता है कि वो कुदरत से कितना गहरा जुड़े हुए थे। ये उनके विश्वासों की कहानी हो सकती है, उनकी लोक कथाओं की कहानी, दुनिया को देखने के उनके नजरिए की कहानी। पत्थर का दौर लाखों साल चला, लेकिन फिर एक और खोज हुई, एक और क्रांति,
और इस बार इंसानों के हाथ लगा मेटल यानी धातु। हाँ, पर ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन पत्थर का इस्तेमाल बंद हुआ और अगले दिन धातु का शुरू हो गया। नहीं, बीच में एक लंबा ट्रांजिशन पीरियड था, जिसे हम ताम्रपाषाण युग या चाल्कोलिथिक एज कहते हैं। पत्थर और तांबा दोनों का साथ साथ इस्तेमाल हो रहा था। लोग पत्थर के अपने बेहतरीन टूल्स तो बना ही रहे थे, लेकिन साथ ही तांबे के साथ एक्सपेरिमेंट भी शुरू कर चुके थे। ये मेटल एज की सुबह थी। अच्छा, अभी तक हमने बात की पत्थरों की, औजारों की, पेंटिंग्स की, पर ये सब बनाया किसने? उन लोगों की कहानी क्या है? अब हम कहानी को सीधे उन लोगों से जोड़ते हैं, और इसका जरिया है एक बिल्कुल मॉडर्न साइंस, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक रिसर्च हमें बताती है कि भारतीय उपमहाद्वीप की जो सबसे पहली, सबसे पुरानी आबादी थी, वो शिकारी संग्राहकों यानी हंटर गैदरर्स की थी। साइंटिस्ट इन्हें एक नाम देते हैं, एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस, या शॉर्ट में AASI। आप कह सकते हैं कि ये लोग इस जमीन की आबादी की बुनियाद हैं। अब ये हिस्सा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत दिलचस्प है। चलिए भारत की जेनेटिक पहेली को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, यहाँ की सबसे पुरानी आबादी थी ASI की, जो हंटर गैदरर्स थे। फिर स्टेप 2, ईरान की तरफ से आए खेती करने वाले लोग ASI के साथ मिक्स हुए, और इसी मिक्सिंग से बनी महान सिंधु घाटी सभ्यता की आबादी। इसके बाद स्टेप 3, सेंट्रल एशिया के स्टेपीज से माइग्रेंट्स आए और वो सिंधु घाटी के लोगों के साथ मिक्स हुए। इस मिक्सिंग से बना एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस या ANI ग्रुप, साथ और ज्यादा मिक्स हुए। इससे बना एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस या ASI ग्रुप। और आखिर में स्टेप 5, जो सबसे जरूरी है, आज से करीब 4000 से 2000 साल पहले के दौरान ये ANI और ASI ग्रुप पूरे सबकॉन्टिनेंट में एक दूसरे के साथ बहुत बड़े पैमाने पर घुल मिल गए, और इसी से आज का हमारा कॉम्प्लेक्स जेनेटिक मिक्सचर तैयार हुआ। तो इस सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? वो ये कि भारत की कहानी किसी एक ग्रुप के आने और दूसरे को रिप्लेस कर देने की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो लगातार माइग्रेशन की और मिक्सिंग की कहानी है, एक दूसरे में घुल मिल जाने की एक बहुत ही खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स कहानी। तो पत्थरों और DNA में लिखी ये लाखों साल पुरानी दास्तां हमें आखिर क्या बताती है? ये हमें हमारी जड़ों की गहराई और उसकी डाइवर्सिटी के बारे में बताती है। जरा सोचिए, ये जो लगातार माइग्रेशन और मिक्सिंग की कहानी है, ये आज हमारी भाषाओं को, हमारे कल्चर को, हमारी पहचान को किस तरह से शेप देती है? ये सवाल सिर्फ हिस्टोरियंस के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। इस पर जरूर सोचिएगा।